एशिया में बनेगा नाटो, जापान के भावी पीएम आते ही कौन सा नया एक्शन प्लान लेकर आए हैं। जिनपिंग के लिए टेंशन दे रहे हैं। हालांकि जापान टेंशन दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डरे हुए चाइना ये कह रहा है भारत के अंदर और तुर्की के अंदर पैसा मत लगाना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अपनी कंपनियों को क्यों रोक रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान को शीघ्र ही नया पीएम मिलने वाला है। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 27 सितंबर को अपने नेता का चुनाव करेगी। इसके साथ ही ये तय हो जाएगा कि जापान की कमान संभाल रहे प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की जगह कौन लेगा। जापान के पीएम पद के शीर्ष दावेदार में पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा सबसे आगे हैं। रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण में इशिबा को जापान में कॉरपोरेट की पहली पसंद पाया गया है। उन्होंने जापान की पहली महिला पीएम बनने की उम्मीद कर रही साने ताकाइची को पीछे छोड़ दिया है। इशिबा की उम्मीदवारी को पश्चिम में भी उम्मीद के साथ देखा जा रहा है। वे उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के नाटो के तरह ही एशिया में भी सैन्य गठबंधन के मुखर समर्थक रहे हैं। जापान के संभावित पीएम का एशिया नाटो प्लान है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ती आक्रामक गतिविधि और चीन रूस के सैन्य साझेदारी ने क्षेत्र में एक चुनौती पैदा कर दी है। इशिबा ने इससे निपटने के लिए एशिया में नाटो जैसा संगठन बनाने में जोर दिया है। इशिबा कह चुके हैं कि वह नाटो का एशियाई संस्करण बनाना चाहते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 57 साल के इशिबा ने बताया कि जापान को क्षेत्रीय और सैन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए किस तरह से तैयार होना चाहिए। जापान का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने अभियान में उन्होंने प्रस्तावित सैन्य गठबंधन को प्रमुख मुद्दा बनाया है। इसी साल जुलाई में किशिदा ने अमेरिका में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इसके साथ ही अमेरिका समर्थित सैन्य गठबंधन ने टोक्यो में संपर्क कार्यालय खोलने की कोशिश की है। हालांकि नाटो का एशियाई संस्करण किस तरह का होगा इसके बारे में इशिबा ने अभी तक साफ नहीं किया है। उन्होंने जापान के संविधान में भी बदलाव की वकालत की है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें आत्मरक्षा के अपने बिना शर्त अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में बदलाव करने की जरूरत है। इसके बिना हम एशियाई प्रशांत नाटो में शामिल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जापान के लिए सैन्य मामलों पर अपनी खुद की दिशा निर्धारित करने पर जोर दिया है। विदेशी पत्रकारों से बात करते हुए इशिबा ने कहा कि अमेरिका जापान गठबंधन कैसे काम करता है इस पर अधिक विचार करने की जरूरत है। उन्होंने अमेरिका दक्षिण कोरिया की तरह संयुक्त कमान का जिक्र किया और उसकी जरूरत बताई। ऐसा लगता है कि इशिबा सैन्य गठबंधन के लिए फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर विचार कर रहे हैं। इसमें अमेरिका की भी भूमिका हो सकती है। इशिबा के बयान में इसकी झलक मिलती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जापान गठबंधन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की सभी मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाए या अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ भी किया जाए। जापान पहले से ही हिंद प्रशांत सुरक्षा वार्ता समूह क्वाड का हिस्सा है। इसमें जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका है। क्वाड हालांकि खुद को सैन्य समूह नहीं कहता है, लेकिन ये अक्सर सैन्य अभ्यास करता है। क्वाड को चीन उसी तरह का खतरा मानता है जिस तरह नाटो को रूस खतरा मानता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अब अपना एक डर जाहिर किया है और इस डर के तहत चाइना ने ये कहा है कि भारत और तुर्की में अपनी कंपनियों को एक वार्निंग दी है कि आप यहाँ पर मत इन्वेस्टमेंट करिए। कौन सी कंपनियों को इन्होंने कहा है? इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को कहा है कि आप यहाँ जाकर निवेश मत करिए। आपको अगर यहाँ पर कुछ निवेश करना भी है तो आप ऐसा कीजिए कि सिर्फ असेंबलिंग कीजिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कीजिए। ऐसा करने का क्या मकसद है? अभी तो कुछ दिन पहले BYD मरा जा रहा था कि हमें भारत में इन्वेस्टमेंट करने दो, हम भारत के 90% मार्केट में छाना चाहते हैं। यहाँ तक कहा गया कि BYD भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यहाँ पर पैसे लगाने के लिए तैयार है। फिर अचानक से ये क्या बदलाव आ रहे हैं? तो इस बदलाव के पीछे एक बड़ा कारण है। चाइना का मानना है कि भारत हो या तुर्की हो, ये हमारी टेक्नोलॉजी को चुरा सकते हैं और अगर ये हमारी टेक्नोलॉजी को चुरा लेते हैं तो आने वाला जो मार्केट होगा वो मार्केट इनका होगा, हमारा नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमें ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी इन तक नहीं पहुंचने देना है जिस टेक्नोलॉजी से हमें लॉस हो। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब समझिए। हाल फिलहाल में एक ऐसा काम भी हुआ है जिसकी वजह से
चाइना ये सोचने के लिए मजबूर है। टाटा ग्रुप ने सबसे पहले अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके कंपोनेंट्स वगैरह बनाने के लिए तैयारियां शुरू करी। इन्होंने अपना एक सब्सिडरी भी बना लिया, लेकिन बाद में टाटा ग्रुप को दिक्कत आने लगी और टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में समस्याएं आने लगी, जिसकी वजह से टाटा को बैटरी खरीदने के लिए चाइना से संपर्क करना पड़ा और चाइना से ही बैटरी खरीदनी पड़ी। इस दौरान टाटा ने इस बात को कहा कि हम अपने जो सोर्सेस हैं इसको हम बांट रहे हैं, अलग अलग हिसाब से ले रहे हैं, ये कोई गलत बात नहीं है। अब इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि कई सारी टेक्नोलॉजी है नई, और नई होने की वजह से इन्हें समस्याएं आ रही। इस चीज को चाइना ने भी बहुत अच्छे से समझा है और चाइना ने भी अब यही करना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जो खास टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजी को लोकल मार्केट में रखो, इसे भारत या तुर्की की तरफ ले जाने से बचो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि वहाँ हम अपनी कंपनी शुरू कर देंगे और ये तुम्हारे टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर लेंगे तो तुम गलत हो। ये टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे, यानी ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी को नहीं ले जाना है वहाँ जिससे कि उनको बेनिफिट हो। तुर्की और भारत जैसे देशों के ऊपर अब चाइना इस तरह के आरोप भी लगा रहा है। अब जो भी हो ये इनके हाथ में है और ये चीज उनको बढ़त दिलाएगी, ये बात तो पक्की है, क्योंकि ईवी मार्केट में ये काफी पहले से हैं। वैसे इसकी काट भारत कुछ न कुछ निकालेगा, ये बात भी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि भारत अभी तक इन्वेस्टमेंट के पक्ष में नहीं रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। भारत खुद भी BYD को नहीं चाह रहा है कि BYD उनके देश में इन्वेस्टमेंट करे। पर हाँ, भारत की कई सारी मुश्किलें अब थोड़ी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तो बाइडेन के द्वारा लगाया गया जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध से कहीं न कहीं भारत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में प्रभावित होगा, टाटा मोटर्स भी प्रभावित होगा। लेकिन दूसरी बड़ी चीज ये है कि भारत को कई सारी टेक्नोलॉजी हासिल करने में वक्त लग सकता है और रिसर्च का टाइम लग सकता है। चाइना इस स्थिति का फायदा उठाएगा, पर अभी भी चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाइना अगर ऐसे ही लगाम लगाता रहा तो चाइना के अंदर खुद भी कई सारी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या जनसंख्या की हो, इकोनॉमी की हो। अगर ऐसी बंदिशें लगाता रहा तो वो खुद भी प्रभावित होता रहेगा और ये चीजें लंबे समय तक प्रभावित करेंगी, क्योंकि चाइना के खुद के अंदर भी जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे लो होता जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां खुद यहां से निकलकर बाहर निकल रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं CNBC भी ये कह रहा है कि धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस यहां पर समाप्त होता हुआ निकल आ रहा है। सैकड़ों कंपनियां यहां से बाहर हो रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।